नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। सरिया थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा का चंदा काट कर लौट रहे युवक को अपराधियों ने मारी गोली। निजी अस्पताल में युवक की स्थिति गंभीर। पारू थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में पुलिस ने सड़क पर खड़े ट्रक से भारी मात्रा में शराब को किया जब्त। और फर्जी लाइसेंस पर हथियार रखने वाले 3 लोगों को एसटीएफ और ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ये थे आज की सुर्खियां। आप खबरें विस्तार से। सरिया थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा का चंदा काटकर लौट रहे युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। निजी अस्पताल में गंभीर स्थिति बनी हुई है। मुजफ्फरपुर बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दिया, जिसके बाद वो बेशुद्ध होकर जमीन पर गिर गया। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोग की भीड़ जुट गई। आनन फानन में उसे बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना जिले की सरैया थाना क्षेत्र का है। दरअसल शनिवार की सुबह जिले की सरैया थाना क्षेत्र के बासोकुंड निवासी हरिशंकर सिंह के पुत्र पिंटू सिंह 35 वर्षीय दुर्गा पूजा का चंदा काटने गए थे। चंदा काटने के बाद वो पैदल अपने घर जा रहे थे। इसी क्रम में बाइक सवार 2 अपराधी पहुंचे और उन पर गोली चला दी। गोली पिंटू सिंह के कमर में लगी, जिसके बाद पिंटू सिंह बेशुद्ध होकर जमीन पर गिर गए। वो चीखने चिल्लाने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। मामले की जानकारी सरैया थाना प्रभारी को दी गई। इसी बीच स्थानीय लोग घायल पिंटू सिंह को इलाज के लिए सरैया पीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया। पिंटू सिंह के परिजन आनंद फानन में उसे बैरिया के एक निजी अस्पताल भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी के बाद एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन सरैया थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बता दें कि घटना के बाद गांव में कई तरह की चर्चा है। ग्रामीणों का कहना है कि आपसी विवाद में गोली चली है। अपराधियों के द्वारा गोली चलाने की बात गलत है। पिंटू सिंह के चचेरे भाई गोपाल सिंह के पुत्र मन्नू सिंह 18 वर्षीय ने आपसी विवाद में गोली चला दिया, जो पिंटू सिंह के कमर में लगा। ज्ञान उसके बाद लोगों को उसको इलाज के लिए अस्पताल ले गए। घायल पिंटू सिंह का इलाज कर रहे डॉक्टर गौरव वर्मा ने बताया कि एक गोली लगा हुआ मरीज भर्ती हुआ है। उसके कमर में गोली लगी है। अभी उसकी स्थिति नाजुक है, इलाज चल रहा है। सीटी स्कैन के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि उसे कितनी गोली लगी हुई है। पूरे मामले पर सरैया थानाध्यक्ष जयप्रकाश ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी विवाद का प्रतीत हो रहा है। आपसी विवाद में ही पिंटू सिंह के भाई ने गोली चलाई है। घायल पिंटू सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम चंदा कलेक्शन करके आ रहे थे, पैदल चल रहे थे। घर से लगभग 300 मीटर आगे 2 बाइक पर 2 आदमी पहचाने नहीं, लाल कलर के बाइक, ध्यान भी नहीं था, कहीं कुछ नहीं आया तो गोली तो पहचानते नहीं तो गोली चलाया नहीं। कितना गोली लगा? ये गोली नहीं, फिर भाग गया। नकाब पोस्ट था वो, चेहरा पहचान नहीं पहचाने नहीं बंदा हेलमेट पहना। लूटपाट का कुछ नहीं है सर, न पहले से दुश्मनी वो तो बता नहीं, दुश्मनी तो हमको किसी से। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे? हम जैसे घर से दुर्गा मंदिर है ना, वहाँ से लगभग हुआ 5 मिनट। क्या नाम हुआ आपका? बिना के लोग कितने व्यक्ति थे? 2 लोग बाइक से थे। कौन सा बाइक था? रेड कलर का था वो। हमारा लड़का पूजा कलेक्शन करके आ रहा था। इसी आवर में हम मंदिर में थे। हल्ला हुआ कि 2 बाइक वाला गोली मार के भाग गया। उसे रास्ते से तो पहले तो कोई दुश्मनी ना कोई हमारे लड़का का कोई दुश्मन नहीं, कोई किसी से लड़ा ना कोई दुश्मन नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हरिशंकर से कहाँ घर हुआ? बासोकुंड कौन थाना है? सरैया था। पारू थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में पुलिस ने सड़क पर खड़े ट्रक से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव से गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने लवारिस हालत में खड़ी एक ट्रक को पकड़ा है।
जिसमें लदे 70 कार्टून अवैध विदेशी शराब को जब्त किया गया है। सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब की खेप छपरा के रास्ते मुजफ्फरपुर में पहुंच रही है, जिसके बाद टीम ने मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की। उक्त ट्रक से करीब 70 कार्टन विदेशी शराब दामोदरपुर से जब्त किया गया। शराब माफिया की पहचान की जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। अर्धरात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि पारू थाना क्षेत्र में एक दामोदरपुर गांव है, वहां ट्रक से शराब आने वाला है और उसको जिला के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किया जाएगा। तो छापामारी टीम का गठन किया गया, छापामारी कराई गई तो वाकई में वहां पाया गया कि 70 पेटी शराब है जो कि ट्रक पे लोडेड है और उसको अनलोड किया जाना है। क्या लग रहा है, चावल वगैरह की बात? चावल के बीच में छिपा के लाया गया था इसको, क्योंकि यूपी फॉर सेल इन यूपी है, क्योंकि यूपी बगल में है तो यूपी से लोग कारोबारी लाया होगा कि यहाँ खपत करने के लिए सेल करने। चावल वगैरह में छिपाने का क्या ट्रेंड है उसका, स्कैनर में भी नहीं आता? हाँ, चावल में छिपाने का ट्रेंड ये होता है कि स्कैनर में किसी तरह से रुक जाए या फिर कोई छिपाने का तरीका एक हो गया, क्योंकि छोटे से पार्ट में लाया गया था ट्रक के बीच में। जिलाधिकारी के निर्देश पर वार्ड प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक किचन से लेकर राहत सामग्री तेजी से बांटी जाए। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावितों को लगातार हर संभव सुविधा सहायता प्रदान की जा रही है। जिलाधिकारी स्वयं प्रत्येक कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा एवं अनुश्रवण कर रहे हैं ताकि बाढ़ प्रभावितों को ज्यादा से ज्यादा सहायता प्रदान की जा सके। बाढ़ से प्रभावित पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति भी जिला प्रशासन संवेदनशील है। जिला पशुपालन पदाधिकारी के नेतृत्व में पशु चिकित्सकों एवं कर्मियों द्वारा लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कैंप लगाकर पशुओं की स्वास्थ्य की जांच करने के साथ ही दवा भी दिया जा रहा है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशु एवं पशुपालकों को राहत पहुंचाने में पशु चिकित्सकों की टीम को लगाया गया है। कई चलंत पशु चिकित्सालय फंक्शनल हैं। पशुधन सहायकों के साथ एम्बुलेटरी वाहन को भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जिले की सभी बाढ़ प्रभावित प्रखंडों के लिए एक एक टीम गठित कर कार्य किया जा रहा है। अब तक बाढ़ से प्रभावित 603 पशुपालकों को राहत पहुंचाते हुए लगभग 4000 पशुओं की चिकित्सा की गई है और उनके बीच दवा का वितरण किया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा पशुओं के चारा की, उनके लिए दवा की और उनके चिकित्सा की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। इसके तहत पर्याप्त संख्या में पशु चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं तथा डॉक्टर और अन्य कर्मी की तैनाती कर पशुओं की चिकित्सा और उनको दवा वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही एक मोबाइल चिकित्सा शिविर की भी व्यवस्था की गई है, जो जहां तहां घूम करके भी पशुओं का इलाज किया जा रहा है। साथ ही जगह जगह पर पर्याप्त मात्रा में पशु चारा का वितरण किया गया है। कल 18 क्विंटल पशु चारा का वितरण किए गए थे। जिला पशुपालन पदाधिकारी खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर वो कैंप कर रहे हैं और इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पशुपालकों को कोई दिक्कत न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। तो पशु चारा से लेकर के उनके इलाज के, पशुओं के इलाज की और उनके दवा के वितरण की सुदृढ़ व्यवस्था बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किए गए हैं। कितने जगह पर कैंप लगाया है? हर प्रखंड में के पंचायतों में जहां जहां पर बाढ़ के प्रकोप हैं और जहां आवश्यकता है वहां पर पशु चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं तथा डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती की गई है। जो सुदूर इलाका है यहाँ बाढ़ से कट गया हुआ, वहाँ पर किस तरह से जाने की व्यवस्था की गई है? वहाँ नाव के माध्यम से पशु चिकित्सक और अन्य कर्मी जाते हैं और मोबाइल चिकित्सा शिविर के माध्यम से उन लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। आशा अस्पताल में बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट का आयोजन किया गया। शनिवार को झुरन छपरा स्थित आशा हॉस्पिटल में बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग उम्र के लगभग 150 मरीजों ने अपनी हड्डियों की जांच कराई। आशा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने सभी मरीजों को उनकी रिपोर्ट के अनुसार उचित परामर्श दिया। साथ ही उन्होंने इसके दुष्प्रभाव के बारे में भी आए हुए सभी लोगों को बताया। कार्यक्रम में डॉक्टर अमृता,
डॉक्टर नवनीत, डॉक्टर संतोष कुमार राय, डॉक्टर मिन्नी रानी, डॉक्टर अमित, आशीष वर्मा सहित आसो हॉस्पिटल के कर्मी मौजूद रहे। इंफॉर्मेशन पाते हैं जो आम लोगों की भाषा में होते हैं, गूगल पे देख के या किसी चीज में देख करके हम बहुत बार कुछ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो एप्रोप्रिएट जानकारी नहीं रहती है। इसलिए हम लोग हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं। आज बोन को लेकर था तो क्या कुछ बताया? आज बोन को लेकर था, आज बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया गया है यहाँ बाकी जनता का। तो हम लोगों ने देखा कि बच्चों की हड्डियाँ, बूढ़ों की हड्डियाँ, जवान की हड्डियाँ, दूध पिलाने वाली माताओं की हड्डियाँ, सबकी हड्डियाँ कमजोर हो रही हैं। इसका एक कारण है धूप में कम चलना, चलने से परहेज करना और खान पान, कैल्शियम का कम लेना, दूध कम से कम पीना, ये सब लोग अभी पोषण के मारे कर रहे हैं। लड़कियां अपना प्रॉपर पोषण तत्व नहीं ले रहे, पोषण तत्व जिस डाइट में होता है वो कंप्लीट डाइट नहीं ले रहे हैं, कुछ भी खा करके जी ले रहे हैं ताकि हम पतले दिखें। आज हम लोग BMD कैंप कर रहे थे और ये हमारा केवल कैंप नहीं होता है, हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ जो भी पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, वयस्क जो भी यहाँ पे उपस्थित होते हैं हमारे प्रोग्राम में, उनकी हम BMD जांच भी साथ साथ करवाते हैं। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ये हमारे बोन की, हड्डियों की मजबूती की जांच है। सामान्य भाषा में अगर हम लोग कहें तो ये बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट है, लेकिन उसमें हम लोग हड्डियों की मजबूती कितनी है ये जांचते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि केवल बूढ़े लोगों में ही हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, लेकिन ये भी आज के समय में मिथ हो गया है और इसमें भी कोई उम्र की सीमा नहीं रह गई। बहुत बार हम लोग देखते हैं अपने कार्यक्रम में, जो कि हर महीने के प्रथम शनिवार के दिन अक्सर, अगर कोई उस दिन कोई ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं हो, कुछ भी ऐसी नहीं, तो हम लोग ये सालों भर इस तरह का हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है, जो कि हम लोग हर महीने के प्रथम शनिवार को करते हैं। और उसमें बहुत बार हम लोग पहले बहुत आश्चर्यचकित होते थे, अब हमारे लिए तो यूजुअल बना हो गया। आए दिन की घटना हो गई कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अपने पोते पोती के साथ यहाँ पे जांच के लिए आते हैं, जो कि उनके पोते भी या पोती अभी वयस्क होती है, और क्यूरियोसिटी बस ऐसे ही उत्सुकता बस वो लोग भी अपना, बच्चे भी अपना जांच कराते हैं, जो नवयुवक है अपना जांच कराते हैं। और हम लोग बहुत बार देखते हैं कि दादाजी की हड्डियाँ उन बच्चों या नवयुवकों से या नवयुवतियों से ज़्यादा मजबूत है। और पहले बड़ा आश्चर्य होता था, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती है। ये हमारा जो खान पान है, हमारी जो जीवन शैली है, ये एक बहुत बड़ा कारण हो गया है हड्डियों की कमजोरी का। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में हम आपस में बात करते हैं। टोटल आज कितने लोगों के यहाँ पे हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम में लगभग 150 प्लस लोग होंगे जो हम लोग जो अवेयरनेस। गोला रोड स्थित महावीर स्थान दुर्गा पूजा समिति में इस वर्ष माता रक्त बीज का वध करते नजर आएंगी। श्री महावीर स्थान दुर्गा पूजा समिति इस बार अपनी 66वां पूजा मना रही है। ऐसे में पूजा पंडाल का भव्य स्वरूप देने में कारीगर जुटे हुए हैं। समिति के अध्यक्ष अमन कुमार ने बताया कि इस बार भक्तों को पूजा पंडाल के मुख्य द्वार पर मंदिर नुमा देखने मिलेगा। साथ ही मां काली इस बार मूविंग के माध्यम से रक्त बीज का वध करती नजर आएंगी। अध्यक्ष अमन कुमार ने बताया कि सुरक्षा को देखते हुए पंडाल में CCTV कैमरे के साथ साथ वॉलंटियर की भी तैनाती रहेगी। इस बार हम लोग 66वां साल पूजा कर रहे हैं मां भगवती का। इस बार दुर्गा पूजा में क्या विशेष देखने मिलेगा यहाँ पे? पूजा पिछले 65 वर्षों से हो रहा है, लेकिन इस बार हम लोग विशेष आयोजन किए हैं, इसमें समाज का सहयोग मिला है। इस बार हम लोग जो है पूजा पंडाल को भी बहुत विस्तृत रूप में किए हैं, बड़ा किए हैं। और इस बार पहली बार महावीर स्थान मंदिर पूजा समिति में हम लोग मूविंग का प्रोग्राम किए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मूर्ति है। जिसमें क्या है कि उसमें थीम बना गया है कि एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं काली माता का, जिस तपस्या को भंग कर रहा है ये रक्त बीज, तो रक्त बीज का वध काली माता के द्वारा किया जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य मिलेगा लोगों को देखने के लिए। कलाकार जो लोग आए हैं मूर्ति का निर्माण या पंडाल का निर्माण यहीं के हैं या बाहर से बुलाए हैं? हमारे जो कलाकार राकेश रंजन जी है, जो घोड़िया बाजार में पिछले बहुत साल वर्षों से काम कर रहे थे, उनके द्वारा सारा कार्य किया जा रहा है। और सिद्धि विनायक टेंट हाउस है, यहीं के हैं, उनके द्वारा ये पंडाल का पूरा निर्माण किया गया लाइट का। पंडाल के मुख्य द्वार पे क्या देखने मिलेगा? पंडाल के मुख्य द्वार पे मंदिर का बहुत बड़ा मतलब कि ये बनाया जा रहा है, मंदिर नुमा गेट बनेगा और फूल का भी बहुत बड़ा काम हो रहा है इसमें। प्रसाद क्या कुछ वितरण करते हैं? प्रसाद हम लोग को लगातार ऐसे तो कलश स्थापना से चालू है, लेकिन जो भंडारा मतलब
मुख्य जो हम लोग का प्रसाद होता है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 4 दिन का होगा। 7वीं को हम लोग का जो होगा माता का बूंदिया का प्रसाद होगा। 8वीं के दिन खीर का प्रसाद होगा। 9वीं के दिन हम लोग का जो होगा हलवा का प्रसाद होगा। और 10वीं को लास्ट दिन हम लोग खिचड़ी का जो होगा वो महाप्रसाद खिचड़ी का रखेंगे। सुरक्षा को लेकर के सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगाएंगे। सीसीटीवी कैमरा पे ही बात चल रहा है, हम लोग अपना देख लेते थोड़ा सा बजट को लेके। तो सीसीटीवी कैमरा ऐसे वहां से हम लोग लाइसेंस ले लिए हैं। और सुरक्षा को लेके हम लोग अपना 50 वॉलेंटियर तैयार किए। पूजा के जो हमारे जितने भी सदस्यगण है, मूविंग होगा तो भीड़ भाड़ को नियंत्रण करने के लिए हमारे 50 वॉलेंटियर यहाँ पे तैयार है, जो भीड़ भाड़ को नियंत्रण करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्य को संपन्न करने का हम लोग का प्रोग्राम। प्रशासन द्वारा इस बार दुर्गा पूजा में हिदायत दी गई है कि डीजे नहीं बजाना है, क्या इस फैसले में कितना सही मानते हैं? देखिए, डीजे पूर्ण रूप से नहीं बजाना तो सही नहीं है, क्योंकि पूजा है माँ भगवती का, एक साल भर पे पूजा आता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग शोर शराबा को नियंत्रण में रखेंगे, साउंड को कम रखेंगे। और डीजे जहाँ पहले बड़ा बड़ा लगता था उसको हम लोग छोटा रूप में रखेंगे, जो जरूरी है, ताकि लोग तक जाए लेकिन लोग डिस्टर्ब भी नहीं हो, समाज का लोग कंप्लेन नहीं करे। वक्त और समय से इसको चलाना है। थोड़ा सा मूविंग है तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे, साउंड को कम रखेंगे, कम डीजे का प्रयोग होगा, जो बॉक्स होता है उसको रखेंगे और हॉर्न का प्रयोग करेंगे। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। फर्जी लाइसेंस का हथियार रखने वाले 3 लोगों को STF और ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पटना STF और मुजफ्फरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी लाइसेंस के आधार पर अवैध हथियार रखने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छानबीन के क्रम में इनके पास से 3 पिस्टल, गोलियां, अवैध लाइसेंस के कागजात भी बरामद किए गए हैं।
ये जानकारी देते हुए एसडीपीओ विनीता सिन्हा ने बताया कि इस मामले में पटना एसटीएफ से मिली सूचना के आधार पर ब्रह्मपुरा पुलिस ने आलोक कुमार मिश्रा उर्फ तंदुल मिश्रा को कब्जे में लेकर उनके आर्म्स लाइसेंस का सत्यापन कराया, जो फर्जी निकला। इसके आधार पर उनको आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया गया। इस मामले में ब्रह्मपुरा थाने में कांड संख्या 257/24 दर्ज की गई है। वहीं एसटीएफ के द्वारा मिली जानकारी के आधार पर मुन्ना राय, पिता त्रिलोकी राय, टीकापुर, शाहपुर, भोजपुर और धनंजय चौबे, पिता रामचंद्र चौबे, मंगराव, कछुआ, रोहतास की तलाशी ली गई तो उनके शस्त्र के कागजात भी फर्जी मिले हैं। इन सबको फर्जी कागजात के आधार पर अवैध रूप से हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं एसडीपीओ का कहना है कि फिलहाल पुलिस इस जांच में जुटी है कि किस तरह से अवैध रूप से फर्जी कागजात के आधार पर लाइसेंस देकर हथियार मुहैया कराया जा रहा है। उनका कहना था कि ये लोग अवैध रूप से लाइसेंस और हथियार लेकर निजी कंपनी से जुड़कर अंगरक्षक की नौकरी कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 3 पिस्टल, बड़े पैमाने पर गोली, मैगजीन, फर्जी लाइसेंस और कागजात बरामद की है, जिसके आधार पर छानबीन की जा रही है। कल दिनांक 4/10/2024 को बिहार एसटीएफ की स्पेशल टीम तथा मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें नगर द्वितीय अनुमंडल के क्षेत्र अंतर्गत सदर तथा ब्रह्मपुरा थाना से 3 व्यक्तियों को फर्जी शस्त्र लाइसेंस के आधार पर आग्नेयास्त्र रखने के जुर्म में गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसमें ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के आलोक कुमार मिश्रा उर्फ टंडुल मिश्रा, पेशर बैद्यनाथ मिश्रा, साकिम रघुनाथपुर, थाना काराकट, जिला रोहतास, जो वर्तमान में जुरन छपरा रोड में कार्यरत हैं, इनके द्वारा पिस्टल का लाइसेंस फर्जी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के सत्यापन हेतु ब्रह्मपुरा थाना द्वारा इनको चेक किया गया और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया गया और उसमें पता चला कि जो इनके पास कागजात हैं आग्नेयास्त्र के वो फर्जी हैं। उसके बाद इनसे पूछताछ के दौरान एक धनंजय चौबे, पेशर स्वर्गीय रामचंद्र चौबे, तथा मनोज यादव, ग्राम दामोदरपुर, जिला भोजपुर, इन दोनों को पैसे देकर बिना किसी दस्तावेज के जो लाइसेंस खरीदने की बात है वो सामने आई और इनके पास से एक पिस्टल 7.65 mm का और 16 पीस जिंदा कारतूस इसको बरामद किया गया और उसके साथ इनको गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में ब्रह्मपुरा थाना कांड संख्या 257/24 जो कि 388, 336, 35 BNS तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई है। और दिनांक 3/10/2024 को एसटीएफ पटना के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि मुन्ना राय जो कि पेशर त्रिलोकी राय, साकिम टीकापुर, थाना शाहपुर, जिला भोजपुर, तथा धनंजय चौबे, पेशर रामचंद्र चौबे, साकिम मड़गांव, थाना कछुआ, जिला रोहतास, इनकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान इनके पास भी जो फर्जी शस्त्र लाइसेंस है उसके बेसिस पे आग्नेयास्त्र रखने की बात सामने आई थी और इनके भी सत्यापन में जो इनके पास लाइसेंस है उससे फर्जी पाया गया है और इन दोनों को भी गिरफ्तार करके सदर थाना कांड संख्या 653/24 इसके तहत माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। और कुल अभियुक्त जो यहाँ पे अभी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं उनकी संख्या 3 है और जो बरामद किए गए सामान है उसमें पिस्टल है, अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस, पिस्टल का होल्डर है और फर्जी लाइसेंस के कागजात है तथा कुछ लेदर बेल्ट्स और कुछ मोबाइल फोन्स इनको जब्त किया गया है और आगे इस संदर्भ में और भी कार्रवाई की जा रही है। देने वाले कौन लोग हैं, पता चला? इनका धंधा कब से चल रहा है? देखिए ये कुछ टाइम से ये प्राइवेट में एज बॉडीगार्ड्स ये लोग प्रतिनियुक्त हैं अलग अलग जगहों पे और जो इन्होंने शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किए हैं वो इनके द्वारा पैसे देकर और बिना कागजात समर्पित किए हुए प्राप्त किए गए हैं। तो कुछ समय से ये लोग इस तरह से लाइसेंस प्राप्त कर रहे थे और इस संदर्भ में अभी हम लोग और भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि इसमें एक्चुअल मामला और कितना गंभीर है या इसमें क्या और बातें उभर कर सामने आएंगी, अनुसंधान का विषय है।
मैडम, जनरली देखा जाता है नागालैंड से फर्जी लाइसेंस बना करके ये लोग इस तरह से कर रहे थे। क्या जो सिक्योरिटी एजेंसी है या प्राइवेट जो बॉडीगार्ड्स हैं, तो क्या उन लोगों की भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है क्या इसमें? अभी हम लोग के पास जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें हम लोग इसी चीज को जांच करें कि जो प्राइवेट में बॉडीगार्ड्स है या फिर जो सिक्योरिटी एजेंसी में जो कार्यरत लोग हैं उनके पास किस तरह से लाइसेंस प्राप्त की जा रही है, या एटलीस्ट जो अभी इनके पास लाइसेंस है उसके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, इस चीज को हम सत्यापन कर ले रहे हैं। और इनके द्वारा 1-2 लोगों का नाम सामने आया है जिनको पैसे देकर इनके द्वारा फर्जी तरीके से लाइसेंस प्राप्त किया जा रहा है, तो उन लोगों पर भी आगे हम लोग अनुसंधान करेंगे और इसमें और भी जो लिंकेजेस हैं उसको स्टैब्लिश करने की कार्रवाई की जा रही है। छिंदवाड़ा दुर्गा पूजा समिति में माता गुफा से निकलकर महिषासुर का वध करेंगे। श्री दुर्गा पूजा समिति छिंदवाड़ा हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा पूजा भव्य तरीके से करने जा रही है। मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि हमारी पूजा समिति लगभग पिछले 100 सालों से पूजा करती आ रही है। भक्तों को पूजा पंडाल में इस बार चलंत प्रतिमा के माध्यम से 3 माता गुफा से निकलकर एक कर राक्षस का वध करती नजर आएंगी। हर साल की तरह इस बार भी माता का वस्त्र भागलपुर से मंगवाई जा रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के बनाए रखने हेतु पंडाल में सीसीटीवी के साथ वॉलंटियर की तैनाती रहेगी। ये ऐसे तो पूजा 1939 से चल रही है और लगभग 100 वर्ष से ऊपर ये पूजा होती आ रही है और इस साल और भव्य तरह से पूजा का आयोजन किया जा रहा है पूजा समिति के द्वारा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रवेश द्वार से लेकर माँ के मंडप तक जो शोभा दिखाई जाएगी वो भव्य दिखने को मिलेगा मुजफ्फरपुर वासियों को। मुख्य द्वार पे क्या देखेंगे? मुख्य द्वार पर भव्य गेट सेटअप बनाया जा रहा है और मंदिर प्रांगण के माँ का मंदिर जो है वो सेटअप के द्वारा उनको सजाया जाएगा भवन को। बच्चा लोग प्रतिमा में क्या देखने को मिलेगा? प्रतिमा के अलावा प्रतिमा तो 1939 से एक ही गेटअप में आता है, मगर उसके अलावा हम लोग और भी तैयारी करके मुजफ्फरपुर वासियों को दिखाना चाहते हैं कि पूजा एक सिद्धांती रूप से इसको तैयारी कर रहे हैं हम लोग और वैदिक रूप से भी, और पूजा को जो धर्म कर्म से सब जोड़ के इसको दिखाया जाएगा। मूर्ति के मूविंग देखने को मिलेगा। इस बार सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बताई जा रही है इसमें मूविंग का कार्यक्रम है, जो 3 माता गुफा से निकलकर राक्षस को सारे भगवान लोग आह्वान करेंगे माँ को और राक्षस को वध करेंगे माता। कलाकार लोग जो पंडाल का निर्माण कर रहे हैं, ये लोग सब सारे कलाकार बंगाल से हैं, ये लोग बंगाल से ही हैं और लोकल स्तर पर पूरी जोर शोर से तैयारी चल रही है। सुरक्षा को लेकर के क्या व्यवस्था रहेगी? जितने भी प्रशासन के गाइडलाइन है हमारे में पूजा पंडाल के थ्रू, वो सारी गाइडलाइन हम प्रशासन का फॉलो करेंगे पूजा के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। प्रसाद क्या कुछ वितरण करते हैं? प्रसाद महाप्रसाद है हमारे यहाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग 1600 परिवार में प्रसाद मंडप के अलावा प्रसाद हम घर तक पहुंचाते हैं 1600 परिवार तक। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा बनाए गए एडवोकेट एसोसिएशन के सहायक सचिव। बिहार स्टेट बार काउंसिलिंग पटना द्वारा एडवोकेशन एसोसिएशन मुजफ्फरपुर में अगले चुनाव होने तक एड हॉक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में डॉक्टर पवन कुमार को अध्यक्ष, राजीव रंजन को महासचिव, विजय कुमार शाही, रजी अहमद सिद्दीकी एवं विनोद कुमार को उपाध्यक्ष, हरिमाधव शर्मा, शिव शंकर नाथ एवं सत्यनारायण प्रसाद को संयुक्त सचिव, माधव शर्मा, कृष्ण मोहन सिंह एवं मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा को सहायक सचिव, सज्जाद आलम को कोषाध्यक्ष, राघवेंद्र कुमार, सुजीत कुमार को ऑडिटर, रजनीकांत कुमार, हरिकृष्ण कुमार, विमलेश कुमार, संजय कुमार एवं नवीन कुमार को एग्जीक्यूटिव मेंबर नियुक्त किया गया है। यह अधिसूचना बिहार स्टेट बार काउंसिलिंग पटना द्वारा जारी किया गया है। क्या होगा आगे? अब तो जवाबदेही जिम्मेदारी बिहार स्टेट बार काउंसिल पटना के द्वारा नया यहाँ पर एडहॉक कमेटी का गठन किया गया है। जब तक चुनाव संघ में नहीं हो जाता है तब तक एक कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया है। उस कमेटी में हमें असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में हमारा चयन किया गया है। इसके लिए हम बिहार स्टेट काउंसिल के चेयरमैन सर, सेक्रेटरी सर और अपने संघ के चेयरमैन सर और सेक्रेटरी सर के प्रति हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि जो हमको जो जिम्मेदारी जो दी गई है उसका हम बखूबी हम ऑनेस्टी के साथ में हम उसका हम निर्वहन हम करेंगे। इसके लिए फिर से एक बार हम अपने तमाम विद्वान अधिवक्ता साथी
और हमारे बिहार स्टेट काउंसिल के चेयरमैन साहब, सब लोगों को हम अरे झा जी के विषय में क्या पूछते हैं। झा जी तो यहाँ किसी भी पद के योग्य है, असिस्टेंट बने हैं, अभी प्रैक्टिस के हिसाब से कम है टाइम, लेकिन ये योग्य है सब चीज बनने के लायक। जैसे कि सेक्रेटरी में 20 साल चाहिए, परसेंट में 20 साल चाहिए, उतना प्रैक्टिस नहीं है इसलिए असिस्टेंट बने हैं, लेकिन परसेंट सेक्रेटरी सबसे ऊपर के आदमी है, जान लीजिए आप। आपको कितनी खुशी हो रही है? सबसे बुजुर्ग अधिवक्ता हैं आप। हमको बहुत खुशी हो रही है, इसलिए कि मैं 50 साल से ज्वाइंट सेक्रेटरी से शुरू किया, सेक्रेटरी परसेंट अभी तक हम हैं। हम अभी परसेंट से समय पर चुनाव नहीं हुआ, एडहॉक बना है, हमको खुशी है। इसमें जितने लोग हैं सारे लोग कॉम्पिटेंट हैं, ये लोग एसोसिएशन के काम को अच्छी तरह देखेगा, यह मेरा विश्वास है। और झा जी असिस्टेंट सेक्रेटरी बने हैं। झा जी के सीनियर को तो हमने ऑफर किया था कि भाई हम परसेंट हैं। नागरिक मोर्चा और नवयुवक समिति के संयुक्त तत्वावधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ समाज सेवी, नागरिक मोर्चा के संरक्षक महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव की धर्मपत्नी स्वर्गीय कृष्णा देवी के सम्मान में शनिवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के महामंत्री रणवीर अभिमन्यु ने की। उन्होंने कहा कि सादा जीवन उच्च विचार उनके जीवन का मूल मंत्र था। आजीवन समाज के कमजोर तबके के लोगों की सेवा में लगी रहती थी। एक कुशल गृहिणी की तरह अपने परिवार और पति की सेवा की। आज उनके निधन से उनकी कमी महसूस हो रही है। आध्यात्मिक कार्यों में उनकी काफी रुचि थी। आज नागरिक मोर्चा एक नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में श्रद्धांजलि सभा में आलोक कुमार, अभिषेक, पवन कुमार बागोड़िया, अरुण कुमार, गौरी शंकर प्रसाद आदि लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। महान स्वतंत्रता सेनानी, नागरिक मोर्चा के संरक्षक, वरिष्ठ समाज सेवी, परम आदरणीय महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी की धर्मपत्नी श्रीमती स्वर्गीय कृष्णा देवी जी के सम्मान में आज नागरिक मोर्चा श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें ट्रस्ट के मंत्री रणवीर अभिमन्यु, नागरिक मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार अभिषेक, पवन कुमार बागोड़िया, सजदानंद तिवारी, गौरी शंकर राय, सुश्री मुन्नी चौधरी, अरुण कुमार, चिराग पोद्दार, सुरेश कुमार, राणा देवी दयाल सहित अनेकों गण्यमान्य लोगों ने महान आत्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अभी पिछले 15 सितंबर को उनका आकस्मिक निधन हुआ। एक कुशल गृहिणी के तरह समाज के सभी वर्गों के लोगों में उनकी पैठ था। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। सारे समाज के साथ उनका रहना सहना रहता था। शोषित पीड़ित मानवता की सेवा ही उनके जीवन का मूल उद्देश्य था। सादा जीवन उच्च विचार, जीवन में कभी उन्होंने दिखावा पसंद नहीं की। समाज की सेवा में गांव से शहर तक लगे रहे। ग्रामीण क्षेत्र में भी उनका अपना आवास है, यहाँ भी जुरन छपड़ा में उनका अपना आवास है। तो समाज के कमजोर तबके के लोगों की सेवा और दीन दुखियों की सेवा में लगी रहती थी। आज हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना किया है और उनके द्वारा किए गए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। अब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।